हेलो वॉरियर्स। माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। इस चैनल पे दृष्टि की मंथली मैगज़ीन कवर कराई जा रही है और इस कड़ी में है ये दिसंबर की मैगज़ीन। नवंबर की पूरी मैगज़ीन कवर हो चुकी है। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन में दे रखा गया है। और आप उसके अलावा और भी डेली करंट अफेयर्स का जो टॉपिक होता है वो भी शॉर्ट्स के फॉर्म में दिया गया है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और आप मुझसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कड़ी में दिसंबर की मैगज़ीन का टॉपिक्स। और इस कड़ी में पॉलिटी के सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, इकोनॉमिक्स के चल रहे हैं। और आज हम देखते हैं अगला टॉपिक। हमारा लास्ट वीडियो का टॉपिक था एनपीए से संबंधित, जो कि था विलफुल डिफ़ॉल्टर हेतु शीघ्र एनपीए लेबलिंग। और आज हम इस कड़ी में देखेंगे आज का टॉपिक, जो कि दूरसंचार कंपनियों पर पूंजी कराधान, न्यूनतम समर्थन मूल्य, विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम और मुद्दे। तो कोशिश करेंगे ये सारे टॉपिक कवर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है दूरसंचार कंपनियों पर पूंजी कराधान। और ये चर्चा में क्यों है? तो क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, यानी जो टेलीफोन से रिलेटेड कंपनियां हैं, जो मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट ब्रॉड बैंकिंग से आदि से संबंधित होती हैं, वो कंपनियां प्रवेश शुल्क के साथ साथ परिवर्तनीय वार्षिक लाइसेंस शुल्क का जो भुगतान है उसको अब राजस्व व्यय से ना मान करके पूंजीगत व्यय माना जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो पहले देखते हैं कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में क्या अंतर है। पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय के बीच में जो अंतर होता है वो क्या होता है, तो इनकी जो प्रकृति क्या होती है। तो आप समझो कि जो पूंजीगत व्यय होता है, सिंपल तरीका है कि ये ऐसे खर्चे होते हैं जो प्रॉपर्टी, प्लांट और उपकरण होते हैं उसके लिए जो दीर्घकालिक एसेट होता है वो ये होता है जिसमें एक वित्तीय वर्ष से अधिक के लिए लाभ मिलता है, उसकी उम्मीद होती है। तो ये ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं जो बेहतर बनाने, सुविधाजनक बनाने और विस्तारित करने के लिए निवेश किया जाता है। राजस्व व्यय जो होता है वो क्या होता है कि उसमें जो दैनिक खर्चे होते हैं, डेली के हिसाब से होते हैं, वो सारी चीज़ें रख रखाव, सेवाएं आदि ये सब शामिल होते हैं। जैसे कि विभिन्न सरकारी विभाग, सेवा खर्च, ऋण, ब्याज, आमदनी, सब्सिडी, ये सारी चीज़ें राजस्व व्यय में शामिल होती हैं। अब लेखांक में ये कैसे व्यवहार करते हैं, तो ये बैलेंस शीट और मूल्यह्रास इनके माध्यम से दर्शाया जाता है। और ये जो है ना, आय का वितरण यानी जो राजस्व है, आय का वितरण और व्यय से संबंधित होता है इनका। अब इनका जो टैक्स में व्यवहार होता है वो किस तरीके का होता है, तो इसमें मूल्यह्रास या परिशोध के अधीन होता है। इस पे कर का जो प्रभाव पड़ता है वो देरी तक रहता है, मतलब लंबा होता है। ठीक है। और इसको खरीदने में और बेचने में ना काफ़ी लंबा समय लगता है और उनका योग कम होता है। वहीं राजस्व व्यय के अंतर्गत क्या होता है कि इनका जो कर का योग है वो तुरंत कटौती योग होता है और इनका दीर्घकालिक होता है और इनका तुरंत होता है और तत्काल कमी प्रदान करता है। लाभप्रदता क्या, अगर प्रभाव को देखा जाए कि किस में लाभ मिलता है, तो ये अल्पकालिक, इसकी जो प्रकृति होती है ये अल्पकालिक होता है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए तो धीरे धीरे आपको थोड़ा सा या छोटा लाभ इसको बहुत प्रभावित नहीं करेगा। जबकि जो राजस्व है वो लाभप्रदता जो उसकी है ना वो तत्काल प्रभाव की होती है। जैसे उदाहरण के लिए आप जानो तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि कोई नई विनिर्माण कंपनी है, ठीक है, आपने खोली, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, वहाँ कहाँ कहाँ पैसे लगाओगे। तो नए उत्पाद में, दीर्घकालिक लाइसेंस लेने में, फ्रेंचाइजीज़ के लिए और रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। और बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं ना, जैसे कि पूंजी कहाँ लगानी है, किसी बड़ी चीज़ में किसी लंबे टाइम के लिए आप जो प्रॉफिट सोच रहे होते हो आप उसमें अपनी पूंजी लगा रहे होते हो। तो ये आप उससे समझिए। और जो आपको राजस्व है उसमें शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसे कि डेली का जो वेतन दे दिया, विज्ञापन के लिए जो लागत लगा दिया, उपयोगिता के लिए जो बिल दे दिया, रख रखाव के लिए जो कर्मचारियों के ऊपर इन्वेस्ट किया, ये सब हो गए राजस्व व्यय। बस यहाँ पे सिंपल से जो आप लंबे समय के लिए जहाँ पैसे लगा रहे हो वो हो गया पूंजीगत व्यय। और जहाँ आप कम समय इन्वेस्ट कर रहे हो, कम और जल्दी जल्दी पैसे दे रहे हो कि तुरंत तुरंत ये अभी तुरंत काम होना है, इसके लिए भी तुरंत पैसे देने हैं, वैसे के लिए हो गया शॉर्ट टर्म वाला, हो गया राजस्व व्यय। अब इस आधार पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला किया था वो अभी बताएगा वो तो उन्होंने बोला कि जो नई दूरसंचार नीतियाँ हैं, जो 1999 के तहत जो प्रवेश शुल्क था, जो एंट्री फ़ी थी, ठीक है,
वो वार्षिक जो लाइसेंस शुल्क के रूप में दूरसंचार कंपनियों को, दूरसंचार विभाग को देना होता था, भुगतान करना होता था। लेकिन अब क्या होगा कि जो पूंजीगत व्यय है उसके अंतर्गत वर्गीकृत कर दिया गया है दूरसंचार कंपनियों का जो शुल्क है। तो अब इसके कारण जो आयकर अधिनियम है उसकी धारा 35A BB के अनुसार परिशोध के लिए ये मतलब उनको परिशोधित किया गया है। यानी कि सिंपल सा मतलब है कि पहले ये जो कंपनियां हैं वो देती थी वार्षिक लाइसेंसिंग शुल्क के आधार पर दूरसंचार कंपनियों को, यानी दूरसंचार विभाग को, ठीक। और अब ये वर्गीकरण चेंज करने के कारण दूरसंचार विभाग से इनको शिफ्ट कर दिया गया आयकर अधिनियम की धारा 35A BB के अनुसार, उसके अंतर्गत अब ये टैक्स पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक चेंजेस हुआ। अब दूसरा चेंज जो हुआ है वो क्या हुआ है कि इसके आधार पर जो प्रत्येक वर्ष अब इनको शुल्क में कटौती करनी होगी। पहले एक ही साथ कटौती करनी होती थी अपने पूरे खर्चे में से, लेकिन अब ये प्रत्येक वर्ष करेंगे, ओके। तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है? तो पहला इफ़ेक्ट जो होगा वो होगा प्रभाव लेखांकन व्यवहार में परिवर्तन। तो लेखांकन व्यवहार में परिवर्तन क्या होगा? ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे लेखांकन व्यवहार में पूंजीगत व्यय जो है वो बैलेंस शीट पे दिखाई जाती है और ये आय विवरण में वर्ष के आधार पर व्यय को दिखाया जाता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो पहले जो दूरसंचार कंपनियां थी परंपरागत लाइसेंस शुल्क देती थी, तो उनको उस खर्चे के रूप में वो वर्गीकृत करती थी, जिससे क्या होता था कि टैक्स को जो, लेकिन अब क्या होगा इस निर्णय के बाद से कि यहाँ पे अब ये एक साल से ऊपर के व्यय में आ गया है। तो अब क्या होगा कि ये पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये बैलेंस शीट के अंतर्गत लिखा जाएगा लाइसेंस शुल्क को। नेक्स्ट है इसमें कि जो इन खर्चों को परिशोधन लाइसेंस की अवधारणा अवधि के दौरान किया जाना चाहिए। अब ये परिशोधन लाइसेंसिंग जो होता है, लाइसेंस जो होता है वो क्या होता है? तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि परिशोधन आपको अपनी जो वित्तीय दस्तावेज़ हैं उसमें जो छोटे नुकसान हैं उसको मापने के लिए अनुमति देती है। जैसे क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो परिसंपत्ति है उसके बुक में जो मूल गिरावट होती है, ठीक है, उसको दर्शाता है। उसके कर कटौती के जो योग हैं उसके आय को कम कर देता है। नेक्स्ट प्रभाव जो है वो नकदी प्रवाह पर प्रारंभिक प्रभाव है। तो ये क्या होता है कि जब लेखांकन में व्यवहार में जो बदलाव होगा उसका जो प्रत्यक्ष परिणाम होगा कंपनियों पे, दूरसंचार कंपनियों पे, वो होगा नकदी प्रवाह, और ये अस्थाई अस्थाई कमी का अनुभव करेंगे। तो अब इनकी जो गणना होती है वो जो होती है उच्च EBI TDA के अनुसार इनकी गणना की जाती है, और इनकी गणना जो होती है ब्याज, कर, मूल ह्रास व परिशोध जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया उससे संबंधित इन आधारों पर इनकी गणना होती है। तो ये एक तरीके का आय की गणना से संबंधित नॉन ऑपरेटिंग लागत को घटाता है, ठीक है, जिस पे बिजनेस पे कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे कि ब्याज, कर, मूलह्रास, इन सब पर। तो इनके आधार पर घटाते हैं, गणना करते हैं। और इसके अंतर्गत जो दूसरा प्रभाव है वो PBT यानी कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि कर से पहले जो लाभ है उन पे हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो लाइसेंस के दौरान जो भरपाई करनी जाएगी उसकी संभावना बढ़ जाती है। अगला जो प्रभाव है वो वित्तीय तनाव का है। तो इसमें क्या है कि जो कंपनियां हैं उन पे प्रभाव पड़ेगा जिन्होंने पहले ही पर्याप्त खर्चे कर दिए हैं अपने लाइसेंसिंग पे, तो अब उनको जो भरपाई की संभावना है उनके लिए वो स्ट्रेस में है, तो ये उनके साथ घाटा हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रभाव जो है वो पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के बारे में अनिश्चितता है, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें वो स्पष्ट नहीं किया है कि जो नई लेखांकन संरचना है, जो बैलेंस शीट में इसको शिफ्ट किया जाएगा, उसको उसका कोई टाइमलाइन नहीं दिया है इन्होंने। तो इस वजह से जो दूरसंचार उद्योग है, कंपनियां हैं, वो उनकी चिंताएं बढ़ गई है कि जो टाइमलाइन है वो पिछले अवधि से जो की गई देनदारियां हैं उन पे सवाल खड़े कर रही है कि उनका क्या होगा। ये मैंने आपको ऊपर बताया हुआ था परिशोध के बारे में कि ये एक विधि होती है, टेक्निक होती है लेखांकन की, जिसका इस्तेमाल जो है वो परिसंपत्तियों का जो पूंजीगत व्यय या अमूर्त संपत्ति होती है उसकी लागत को बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल शब्दों में समझा जाए कि इसके व्यय को एक छोटे-छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, और उस पे स्पेशल एक अवधि में, यानी वो 1 साल का हो जाता है या 2 साल का हो जाता है, आप एक स्पेशल अवधि तैयार करते हो और उस अवधि के अंतर्गत वितरण, जो वित्तीय वितरण है उसको
क्या कहते हैं, फाइनलाइज़ करते हो। आप यूँ समझो सिंपल वे में कि आपने कुछ 1 साल के लिए टारगेट किया कि आपको क्या-क्या खर्चे करने हैं, आपसे किसी भी चीज़ को रिलेटेड टारगेट किया करके कि आपके पास पैसे हैं और उसको आपको किसी-किसी चीज़ में लगाने हैं। तो आपने 1 साल के अंतर्गत टारगेट कर लिया कि इसके इन-इन चीज़ों पे खर्चा करना है। सपोज़ और उसमें आपने ये भी रखा कि भाई हेल्थ से इश्यूज़ होंगे, अभी आपको पता नहीं है कि हेल्थ से रिलेटेड क्या-क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। तो फिर भी आपने उस चीज़ के लिए प्लान कर लिया। तो इस तरीके की छोटी-छोटी अमूर्त चीज़ों के लिए भी आप प्लान करते हो और आपको पता रहता है कि आपको कहाँ-कहाँ खर्चा करना है। तो इस तरीके से फाइनलाइज़ किया जाता है और गणना की जाती है परिशोधन में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित जो संभावित प्रश्न हैं वो है पूंजी बजट तथा राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए और इन दोनों बजटों के संगठनों को समझाइए। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है एमएसएमई यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत मज़ेदार है, लेकिन इससे जो करंट में आया न्यूज़ ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि क्या चेंजेस आए हैं, ये हमेशा बदलते रहते हैं। लेकिन इसका जो सबसे मेन पॉइंट है वो है एमएसएमईज़। इससे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं आप कि किस विभाग से रिलेटेड है, कौन इनके निर्णय लेता है, कौन चेंजेस करता है, तो आप इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो हाल ही में चर्चा में ये क्यों है, तो क्या हुआ है कि 2024-25 के लिए केंद्र ने वित्तीय विपणन सत्र यानी कि जो मार्केटिंग सेशन है, उसमें उन्होंने क्या किया है कि गेहूँ और उससे अन्य जो 5 फसलें हैं, रबी की फसलें हैं सॉरी, उसके लिए एमएसएमई को बढ़ोतरी की घोषणा की है, उनको बढ़ाया है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एमएसएमई क्या होता है, चलिए उससे अवगत कराया जाए। तो एमएसएमई बेसिकली क्या होता है कि एक गारंटी राशि होती है जहाँ पे आपको फ़िक्स प्राइस कर दिया जाता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है किसी स्पेशल फसल पे। वो गवर्नमेंट तय करती है कि वो रबी की फसल होगी या खरीफ की फसल होगी। मतलब निर्धारण का काम जो है वो केंद्र का है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये एमएसएमई जो है वो कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसके अंतर्गत सिफारिश करती है एमएसएमईज़ के लिए। तो ये आयोग सिफारिश करती है कि कितना होना चाहिए, लागत कितनी होनी चाहिए, मांग और आपूर्ति, और इनका जो आधार होता है ये होता है कि मांग और आपूर्ति क्या है, उत्पादन लागत क्या है, बाज़ार का जो मूल्य का रुझान है वो किस तरफ है, अंतर फसल जो मूल्य है वो उनकी समानता क्या है। तो इन कारकों के आधार पर कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है वो कॉस्ट कितनी होगी किसी फसल की, ये तय करते हैं। तो सीएपीए यानी कि ये कृषि लागत मूल्य आयोग वो जो है एक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न कार्यालय है। ये साथ साथ ही काम करती हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, और इसका जो अस्तित्व है वो 1965 में आया था। अब इसकी जो फाइनल यानी अंतिम निर्णय जो होता है वो कौन लेता है, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही गठित की गई जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति है, यानी कि जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर है, वो एमएससी के स्तर पे अंतिम निर्णय लेती है, ठीक है। अब एमएससी में जो एमएसपी है, सॉरी एमएसएमई मैंने बोल दिया था, एमएसपी का निर्णय लेती है। और एमएसपी का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, तो जो उत्पादक हैं यानी कि जो किसान हैं, ठीक है, जो फसल उगाते हैं, उनके फसलों को लाभकारी मूल्य मिल सके, उनको एक निश्चित मूल्य सके, क्योंकि बाज़ार में अलग-अलग जो खरीदार हैं वो अलग-अलग अनिश्चित प्राइस बताएँगे, और वो हो सकता है कि उत्पादक के फ़ेवर में भी हो सकता है और फ़ेवर में नहीं भी हो सकता है, उनका लॉस भी हो सकता है, और वो हो सकता है कि मजबूरी में अपने फसलों को लॉस करके बेचें। तो इस लॉस से बचाने के लिए उन्होंने एक निश्चित मूल्य को निर्धारित करता है केंद्रीय, मतलब केंद्र जो है, सेंट्रल जो है। तो और दूसरा पॉइंट ये होता है कि इसमें जो फसल की विविधता होती है उसको भी प्रोत्साहन मिलता है। कैसे कि मान लो कि मार्केट में उन्होंने गन्ना को प्रोत्साहन करना है, तो उन्होंने गन्ने पे ना एमएसपी को बढ़ा दिया, तो जो किसान है वो गन्ने को ज़्यादा उगाएंगे। और कभी हो गया कि दाल की फसलों पे उन्होंने एमएसपी बढ़ा दिया, तो दालों की जो विविधता है उसमें भी अलग अलग किस्मों को बढ़ावा मिलेगा अगर अलग अलग एमएसपी उन पे तय की जाएगी। तो इन आधारों पे किया जाता है। इनसे जुड़े जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं आप लोगों के लिए, खैर, जो गेहूँ की जो लास्ट कीमत बहुत हाई गई थी वो थी 2007 और 8 के बीच में। उस टाइम पे 150 रुपये प्रति क्विंटल था, ठीक है।
और जो गेहूँ है वो एक रबी की फ़सल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और भारत की जो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दूसरा सबसे बड़ा फ़सल है, और ये इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एमएसपी की जो फसलें हैं इसके तहत, तो जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है, कृषि की जो लागत और मूल्य है आयोग है, उनके अंतर्गत 22 फसलों को, जो मॉडरेट क्रॉप्स है उनको अंगीकृत किया गया है, ठीक है, जिस पे उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि एफआरपी, जिसे फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस कहते हैं, उनकी सिफारिश करता है, ठीक है। हमने पहले ही देखा है कि ये सिफारिशें करता है, और इसमें 22 फसलों को हैं सिफारिशों की लिस्ट में, और जिसमें से खरीफ की फसल जो है वो 14 है, रबी की 6 हैं, और अन्य 2 हैं जो कि वाणिज्यिक फसलें हैं शामिल। तो उत्पादन लागत के 3 प्रकार होते हैं। तो सीए जो सीपी है वो तो प्राइस फिक्स करता है, तो उनका जो आधार होता है वो क्या होता है, तो 3 चीज़ों पे निर्भर करता है, जिसे A2FL और C2 कहते हैं। तो A2 के अंतर्गत क्या होता है कि जो किसान होते हैं उनके द्वारा जो बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम, पट्टे, ये सब चीज़ें जो ली जाती हैं वो भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर के आधार पर जिस पे प्रत्यक्ष व्यय होता है उसको शामिल किया जाता है। दूसरे वाले में A2 तो शामिल होता है, लेकिन उसके साथ जो है अवैतनिक पारिवारिक श्रम, यानी अवैतनिक मतलब जो अब घर के लोग हैं तो उनको वेतन तो देना नहीं होता है, तो वो फैमिली जो लेबर है वो इंक्लूड होते हैं A2FL में। और C2 में क्या होता है कि A2 और प्लस FL होते हैं, और उसके साथ जो किसान की जो स्वामित्व वाली भूमि है, स्थिर संपत्ति है, उसके जो किराए हैं, ब्याज है, वो भी शामिल किए जाते हैं। तो एमएसपी के जो निर्धारण में है, जो सिफारिशें करता है CACP, उसमें ये तीनों A2 प्लस FL और C2 ये सारी लागतें पर विचार करके एक एमएसपी का जो मूल्य है वो तय किया जाता है। ये एक बेंचमार्क की तरह काम करता है CACP के लिए, और जो क्या करता है कि उसके एमएसपी को कम से कम कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में वहाँ पे उनको कवर किया जा सकता है। जैसे कि कहीं पे, जैसे साउथ में आपके ईस्टर्न घाट के साइड पे जो केरला है, कर्नाटका है, वहाँ पे कॉफ़ी की काफ़ी अच्छी उत्पादकता होती है, कहीं पे गन्ने की काफ़ी अच्छी उत्पादकता है, तो उसके आधार पे ये तय करते हैं CACP कि वो तय कर पाए कि कहाँ पे कितना एमएसपी किस फसल पे देनी चाहिए, और उस राज्य पे उसका बेनिफिट कितना हो सकता है, उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। तो हमें एमएसपी की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी है कि एमएसपी हमको देना चाहिए किसानों को किसी स्पेशल फसल पे आधारित। तो पहला पॉइंट तो ये है कि 2014 और 15 में क्या हुआ था कि 2 सूखे पड़े थे, ठीक है? सूखा पड़ा जिसके कारण वस्तु की कीमतों में जो है वो लगातार गिरावट का सामना करना पड़ गया, ठीक है? तो इस वजह से किसान प्रभावित हुए। उसके बाद जो डिमोनेटाइजेशन हो गया, विमुद्रीकरण हुआ, जिसका प्रभाव गैर किसानी जो क्षेत्र होते हैं और जो कृषि क्षेत्र हैं वहाँ पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और 2016-17 में क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई, और कोविड-19 की महामारी के कारण भी बहुत क्षेत्रों पे प्रभाव पड़ा। वो तो हर एक क्षेत्रों पे पड़ा था, वैसे किसान के हिसाब से देखा जाए तो उनकी प्रभाव पड़ने की जो दर है, मतलब दर क्या कहते हैं, मतलब उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। इन सब संकटों में क्या हुआ कि डीज़ल, बिजली, उर्वरक, ये सब क्या होते हैं, इनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो गई, तो इनके वजह से भी किसानों को प्रॉब्लम हुई। तो एमएसपी क्या करता है कि एक सुनिश्चित करता है कीमत, जिससे क्या होता है कि किसानों को हर हाल में इन सारी प्रॉब्लम्स अगर चल रही भी हैं, उसके बावजूद भी उनका जो फसल है उसको गवर्नमेंट खरीदती है एक निश्चित मूल्य पर। तो इस आधार पर उनको एक विशेष पैसे दे कर के या पैसों को निश्चित कर के उनके प्रॉब्लम से उनको निकालने की कोशिश की जा सकती है, और ये स्पेशली उन राज्यों में बहुत लाभकर है जहाँ पे जो कृषि ही मुख्य आजीविका के रूप में कार्य करती है। इससे जो भारत में जो एमएसपी व्यवस्था के संबंध में जो समस्याएं हैं वो क्या हैं, क्या उत्पन्न होती हैं। पहली है सीमितता, यानी कि इसके अंदर जो क्या सीमितता आती है वो क्या होती है कि जो 23 फसलें थी, ठीक है, एमएसपी के अंतर्गत आधारित जो घोषणा में की गई थी, उसके विपरीत क्या होता है कि केवल 2 जो फसल हैं, 2 चावल और गेहूँ की ही खरीद की जाती है, जो कि आपको NFS के अंतर्गत आता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी के अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि उन्हीं जो ये आप किसान मतलब जो
गरीब हैं उनमें जो फसल बाँटते हो, सॉरी फसल कह रही हूँ मैं जो खाने पीने के लिए चीज़ें बाँटते हो आप उसी में एमएसपी देते हो, ठीक है? और जो गैर एमएसपी जो फसलें हैं उनको इन सब चीज़ों का लाभ नहीं मिलता, जो गैर लक्षित फसलें हैं उनको अधिकांशतः लाभ नहीं मिलता, तो उनकी कैटेगरी में आते नहीं, तो उनके लिए कोई लाभ का प्रावधान है ही नहीं, वो बेनिफिट्स नहीं उठा पाते हैं। दूसरी जो समस्या है वो है अप्रभावी कार्यान्वयन। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ है कि शांता कुमार समिति ने 2015 में अपनी रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि किसानों को एमएसपी का मात्र 6% ही प्राप्त होता है, यानी कि जो 94% है किसान है वो एमएसपी के लाभ से वंचित रह जाते हैं और अपर्याप्त खरीद तंत्र और बाजार तक उनकी पहुंच नहीं होती। इसमें जो तीसरी प्रॉब्लम है वो है प्रवण फसल यानी कि जो प्रायोरिटी बेस्ड फसल है, ठीक है, वो है चावल और गेहूँ। तो इनका ध्यान ज़्यादा केंद्रित कर रखा गया है केंद्र की तरफ से एमएसपी देने में चावल और गेहूँ को। तो इससे क्या होगा कि पारिस्थितिक जो तंत्र है, आर्थिक और जो पोषण है, उस पे ये प्रभाव डालते हैं, क्योंकि विविधता नहीं है ना। आप 2 ही फसलों को प्रायोरिटी दे रहे हो तो इनमें विविधता नहीं है, तो इसलिए इन सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है। उससे क्या होता है कि माँग का जो अनुरूप है वो नहीं हो पाता है, आय की संभावनाएँ सीमित हो जाती हैं। चौथी प्रॉब्लम है कि बिचौलियों पर निर्भरता। अब जो एमएसपी आधारित जो खरीद है, उसमें जो बिचौलिए, कमीशन एजेंट और कृषि उपज के जो बाज़ार समितियां हैं, जिनको एपीएमसी कहा जाता है, उनके अधिकारी भी बिचौलिए के रूप में शामिल हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो छोटे किसान हैं स्पेशली, उनको इस चैनल में जो पहुंचने के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण प्रयास करने पड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, अक्षमताएं उत्पन्न होती हैं और छोटे किसानों को उनका लाभ नहीं मिल पाता या कम मिल पाता है। और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है वो है सरकार पे बोझ कैसे पड़ता है। अब सरकार ने एमएसपी दिया है तो उसके लिए वो बफर स्टॉक भी तैयार करेंगे, उसका खरीद करेंगे, रख रखाव करेंगे। तो इस पे क्या होता है कि वृहद वित्तीय बोझ पड़ता है। तो मतलब आप उन पैसों का इस्तेमाल कहीं और भी कर सकते थे, बट उसकी वजह से जो अन्य संसाधन है उनका भी विचलन हो जाता है, आवंटन में देरी होती है और सही तरीके से आवंटित नहीं कर पाते हैं, पैसों का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है। आगे की राह है वो क्या सुझाई जा सकती है? तो पहला ये है कि आप फसल में विविधता को प्रोत्साहन कीजिए, जिसके जैसे जैसे चावल और गेहूँ के जो प्रभुत्व है उसको कम कीजिए। धीरे-धीरे जो एमएसपी है उसका समर्थन अन्य फसलों के लिए भी कीजिए, उनको सूचीबद्ध कीजिए, उनको विस्तारित कीजिए और किसानों को अधिक विकल्प मिले। विविधता के कारण अधिक विकल्प मिलेगा तो बाज़ार की जो माँग है उसके अनुरूप फसलों की खेती को बढ़ावा मिलेगा। और सभी क्षेत्रों में सभी फसलों को एमएसपी प्रदान करने के बदले क्या करना होगा कि जो कुछ फसलें हैं उन पे ध्यान केंद्रित करना होगा। जैसे जो खाद्य सुरक्षा को प्रोत्साहन देती हैं, जो खाद्य सुरक्षा के लिए वो ज़रूरी है, जैसे कि स्पेशली दाल अलग-अलग तरीके की हैं। उनको जो चावल, जो गोल्डन राइस अभी अनुसंधान उस पे चल रहा है, उस पे प्रयोग चल रहे हैं। वैसे खाद्य सुरक्षा के लिए प्रोत्साहन करने के लिए वैसे अनाजों को टारगेट करना चाहिए और एक दृष्टिकोण संसाधन आवंटन को अनुकूल बनाना चाहिए। और इसमें क्या किया जा सकता है कि जो खरीद तंत्र है उसमें सुधार करना चाहिए, आधुनिकीकरण को आवश्यकता के अनुसार प्रोत्साहन देना चाहिए, उनका इस्तेमाल करना चाहिए और किसानों की जो एमएसपी तक जो पहुंच है वह उनको प्राप्त कराने के लिए कुशल जो खरीद प्रणाली है, जो सिस्टम है, वो उनको मतलब बेहतर बनाना चाहिए और बिचौलियों की जो आवश्यकता है वो ना पड़े। बिचौलियों को कम करने के लिए एक खरीद एजेंसी तक जो पहुंच है किसानों की, उसको विस्तारित करना चाहिए ताकि किसान आसानी से एजेंसियों तक अपनी पहुंच बना सके। मतलब सिंप्लीफाई कीजिए ताकि जो नीचे तबका जिसको लाभ पहुंचाना है वो आसानी से आपके तंत्र का फ़ायदा उठा सके, आपके सिस्टम में आ सके। तो ये था आज से एमएसपी से रिलेटेड टॉपिक। और इससे संभावित जो प्रश्न है वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, इसका निर्धारण कैसे होता है, सरकार हाल ही में रबी फसलों के एमएसपी बढ़ाने से किसानों के समस्त उत्पन्न जो चुनौतियां हैं, उनके सामने जो चुनौतियां उत्पन्न हैं उनके समाधानों की चर्चा करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इनके प्रभावों पर चर्चा कीजिए। तो ये था इससे रिलेटेड संभावित प्रश्न। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट और इकोनॉमी का आखिरी टॉपिक है विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम और मुद्दे। तो ये चर्चा में क्यों है? तो क्या हुआ है कि हाल ही में जो गृह मंत्रालय हैं उन्होंने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है
जो है वो विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2010। तो उनके आंकड़ों में क्या है कि जो NGOs हैं, जो गैर सरकारी संगठन हैं, उनके पंजीकरण से संबंधित एक चिंताजनक पैटर्न का जो है पता लगाया गया है। तो देखते हैं कि ये FCRA पहले होता क्या है, उसके बाद देखते हैं कि मामला आगे क्या क्या इनके प्रभाव हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम के 2010 के तहत जो विदेशी सरकार हैं वो भारत के जो आंतरिक मामलों हैं उनको प्रभावित करने वाले जो स्वतंत्र संगठन हैं जैसे NGOs हैं उनकी सहायता करते हैं। विदेशों से देखते होंगे कि आप पैसे भेजे जाते हैं और तरीके की सहायताएं भेजी जाती हैं। तो उसके जो वित्तीय पोषण के जो आता है उनको FCRA ये तो इस कानून के तहत क्या होता है कि जो व्यक्ति हैं और संघ हैं उनको जो विदेश से आया हुआ जो पैसा है वो दिया जाता है। तो उनका नियमन कैसे होता है, उनकी मांग कैसे की जाती है, उन सब के ऊपर जो है FCRA ध्यान केंद्रित करता है और उसको रिपोर्टिंग का वगैरह करता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो लोकतांत्रिक गणराज्य है उनके मूल को के प्रति जो है कार्य किया जा सकता है, उनके प्रभुत्व को अपने प्रभुत्व को बचाया जा सकता है इसके लिए, ताकि दूसरा विदेशी मामला हमारे मामलों में हस्तक्षेप ना कर सके। तो जो रिपोर्ट में आया है उनके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये है कि आंकड़ों में बताया गया है कि जो NGOs हैं वो FCRA के अंतर्गत पंजीकृत होती हैं। तो उन पंजीकरण में उन्होंने जो अपना ब्यौरा देना है, प्रस्तुत करना है, वो उन्होंने सही तरीके से नहीं दिया है। और इसका मतलब है और कि वो ऐसी गतिविधियों में शामिल है, ऐसा देखा गया है कि ऐसी गतिविधियों में शामिल है जो उनके घोषित उद्देश्य से काफ़ी अलग है। यानी कि सपोज़ कि आपका NGO जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, तो आप उसके लिए काम करते हो और बाहर से उसके लिए पैसा फ़ंड किया जा रहा है, लेकिन अब आप उसका सही ब्यौरा नहीं दे रहे हो कि आपके खर्चे कहाँ जा रहे हैं और उस फ़ंड का इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए भी किया जा रहा है। तो ये है चिंताजनक। तो FCRA में जो संशोधन हुआ था 2010 में, उसमें क्या हुआ था कि विदेशी धन का जो इस्तेमाल है कानून को सशक्त करने या राष्ट्रीय हित में हानिकारक किसी भी गतिविधि में शामिल होने में जो इस्तेमाल किया जा सकता है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए संशोधन किया गया था। और फिर 2020 में भी इसमें संशोधन किया गया है। इसमें क्या था कि किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को विदेश से जो योगदान का हस्तांतरण होता है उस पर रोक लगाया गया था। और रोक का आधार ये तय किया गया था जो प्रशासनिक खर्चे के लिए विदेश से अंशदान आता है उसका इस्तेमाल और वो सीमित किया गया था, जो था 50% से घटा करके 20% कर दिया गया था। तो FCRA जो पंजीकरण है वो क्या होता है और उसमें पंजीकृत कैसे होते हैं NGOs या कोई भी संस्था। तो भारत में जो विदेशी जो दान प्राप्त करते हैं उसके लिए आपको FCRA के अंतर्गत पंजीकरण होना आवश्यक है, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। इनका जो आधार है वो है सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम सहित जो अन्य विभिन्न प्रकार के कार्य क्षेत्र हैं उनमें संलग्न जो व्यक्ति है या संगठन है कोई, उनको प्रदान किया जाता है। और इस कानून के तहत पारदर्शिता और कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परिभाषित किया जाता है इसको। जो संस्थाएं हैं उनके जो कार्यक्रम के आधार है वो विभिन्न गतिविधियों की अनुमति देते हुए उनको कई श्रेणियों के तहत अलग अलग श्रेणी में कैटेगराइज करके उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। और इनका जो रजिस्ट्रेशन है जिससे विदेशी धन की प्राप्ति होती है तो वो कौन से खाते में प्राप्ति होती होगी, कोई बाहर से अगर भेजेंगे तो कोई ना कोई बैंक अकाउंट होता होगा जहाँ पे आपको वो पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है नई दिल्ली में जो SBI है वहाँ पे आपको जा कर के रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आपको खाता खुलवाना होगा अपना, और वो पैसा सिर्फ वहीं पे आएगा, उसी बैंक अकाउंट में आएगा जो दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराया गया होगा SBI के अंतर्गत। तो FCRA के जो पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के तहत जो गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है वो कौन कौन से गतिविधियां हैं। तो पहला है कि कोई फर्जी संस्थान नहीं होना चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो आवेदक है वो धार्मिक रूपांतरण गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। जो आवेदक है उसकी जो हिस्ट्री है वो सांप्रदायिक तनाव और वैमनस्य से संबंधित नहीं होना चाहिए। देशद्रोह से संबंधित गतिविधियों में वो शामिल नहीं होना चाहिए। और FCRA जो है उम्मीदवारों, पत्रकारों, मीडिया कंपनी, न्यायाधीशों, सरकारी कर्मचारी, राजनेताओं और राजनीतिक जो संगठन हैं
उनको विदेशी धन जो है प्राप्त करने से रोकता है कि बाहर से आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा कि एनजीओ के माध्यम से लोग पैसों को इधर से उधर करते हैं या विदेशी पैसे जो है प्राप्त करते हैं। ऐसा बहुत होता है कि अगर विदेश में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहते हैं किसी देश के, तो वो पैसे को प्रमोट करते हैं, दंगे को प्रमोट करते हैं, उसके लिए पैसा जो फंड करते हैं वो भेजते हैं। आपने सूर्यवंशम मूवी देखा होगा, उसमें भी ये सीन है कि बाहर से आपको प्रमोशन मिलता है और उसके लिए फंडिंग मिलती है। और वो अलग-अलग जैसे आतंकवादी कार्यों में या फिर अन्य ऐसे अवैध कार्यों में अपने आप को संलग्न रखते हैं एनजीओज़। ज़्यादातर मामलों में हम ऐसे केसेस सामने आए हैं। वो काफ़ी अच्छा काम भी करते हैं। वैधता और नवीनीकरण यानी कि रिन्यू कराना। तो जो एफसीआरए है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए 5 साल के लिए वैध होता है उसका रजिस्ट्रेशन किसी एनजीओ के लिए, और उसकी समाप्ति के 6 महीने के अंदर ही आपको रिन्यू कराना होता है अपना रजिस्ट्रेशन, उसके लिए आवेदन करना होता है। तो ये 5 साल के लिए ही वैध है। दूसरी चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट है वो विभिन्न कारणों से कारण यहाँ पर आपको डिफ़ाइन नहीं किया गया है। वो विभिन्न कारणों के हिसाब से किसी भी एनजीओ का जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द कर सकती है, और उन्होंने कि इसका आधार हो सकता है कि उन्होंने किसी अधिनियम का उल्लंघन किया हो। लगातार 2 वर्षों तक वो जो क्षेत्र चुने थे, मान लिए कि आपने चाइल्ड डेवलपमेंट या से रिलेटेड किसी भी प्रोग्रेस में अपना चुना हो के आधार पे हम काम करेंगे, पर आप उनसे आधारित अपने क्षेत्र से आधारित जो है गतिविधियों में उचित प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं, शामिल नहीं हो रहे या उससे रिलेटेड कोई कार्य नहीं कर रहे हैं अगर 2 सालों तक, लगातार 2 सालों तक, तो भी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सरकार रद्द कर सकती है। और एक बार जब रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है किसी एनजीओ का, तो 3 साल तक आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं, आप उसके लिए अयोग्य हो गए, कोई एनजीओ उसके लिए अयोग्य हो जाएगा। तो एफसीआरए जो 2022 के नियम हैं उसमें कुछ बदलाव किए गए थे। तो क्या थे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने एफसीआरए के जो नियम है उसमें बदलाव किए हैं। उसमें क्या किया है कि जो समझौते योग्य जो अपराध हैं उनकी संख्या जो है 7 से बढ़ा कर के 12 कर दी गई है। दूसरा बदलाव ये है कि जो बैंक खाते से खोलने की जो अधिसूचना थी, इन्फॉर्मेशन थी, उस सीमा को बढ़ा दिया गया है, और जो दूर के रिश्तेदार थे जो उनका योगदान था वो फंड करना चाहते थे, तो उनके लिए जो अधिकतम राशि थी वो 1 लाख रुपए है थी पहले, अब उसको बढ़ा कर के 10 लाख कर दी गई है, जिसके लिए सरकारी अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है। अब इससे जुड़े जो मुद्दे हैं वो क्या हैं कि जो पहला है कि सख्त अनुपालन। तो इसका अनुपालन जो सख्ती से किया जाता है व्यापक दस्तावेजीकरण में, तो इससे क्या होता है कि एनजीओ को चुनौतीपूर्ण मतलब सामना करना पड़ता है, उत्पन्न होती हैं उनके लिए चुनौतियाँ, क्योंकि जो एफसीआरए है उसकी व्याख्यात्मक जो अस्पष्टता है उसका फ़ायदा जो है ना अधिकारी लोग उठाते हैं और एनजीओ को लक्षित करते हैं उसको प्रतिबंधित करने के लिए। दूसरा जो पॉइंट है मुद्दे का वो है प्रशासनिक देरी। तो इसमें क्या होता है कि जो एफसीआरए के तहत जो रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, रिन्यू कराया जाता है रजिस्ट्रेशन को, उसमें जो एक लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, जिसके कारण क्या होता है कि एनजीओज़ का जो संचालन है, जो फंडिंग है, उसमें बाधा उत्पन्न होती है। तीसरा है पारदर्शिता की कमी। तो इसके तहत क्या होता है कि एफसीआरए जो है वो जो प्राप्त विदेशी धन है उसका इस्तेमाल पारदर्शिता की कमी के कारण कुछ गैर सरकारी संगठन यानी कि जो एनजीओज़ हैं उनकी आलोचना की जाती है इस आधार पर, और ये जो उनका उद्देश्य है, जो एनजीओज़ का उद्देश्य है, जो लाभार्थी हैं वो स्पष्ट खुलासा नहीं करके सामने आता है। इसकी वजह से चिंताएं बढ़ जाती हैं कि जो फंड आ रहा है वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, किसके थ्रू इस्तेमाल हो रहा है, जिनके जो टारगेटेड हैं, जो काम टारगेटेड है वहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसका खुलासा नहीं हो पाता। तो ये पारदर्शिता में कमी है। चौथा पॉइंट है यहाँ पे कि फंडिंग तक असमान पहुँच। तो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो इतनी चुनौतीपूर्ण खड़ी कर देती है किसी भी एनजीओ के लिए कि वो जो उच्च अस्वीकृति दर होता है उसमें बढ़ोतरी कर देता है। चुनौतियाँ इतनी ज़्यादा हैं, इतना मतलब शक की निगाहों से किया जाता है, जिसके कारण जो रजिस्ट्रेशन है उसकी जो दर है अस्वीकृति की वो उच्च है। ठीक है, तो इससे हम विदेशी जो फंड है वो प्राप्त करने में हमें दिक्कतें आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राजनीतिक प्रभाव की संभावनाएं। तो ये अक्सर पाया गया है, मूवीज़ में आपने अक्सर देखा होगा
कि जो एनजीओज़ के माध्यम से जो फंडिंग का इस्तेमाल करते हैं या फंडिंग के थ्रू एनजीओज़ में अपने पैसों को रखते हैं या इस तरीके की घटनाएँ सामने आती हैं। तो एफसीआरए जो पंजीकरण होता है उनकी मंजूरी और स्वीकृति को प्रभावित करता है। ये जो राजनीतिक प्रभाव है उसमें जो राजनीतिक व्यक्ति कूदते हैं तो ये चिंताओं को बढ़ा देता है। तो एनजीओ से संबंधित अच्छे डिस्कशन हो गया है कि क्या-क्या मुद्दे हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब आगे की राह क्या हो सकती हैं, इनके लिए हम क्या सॉल्यूशंस रख सकते हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि आप जो विदेशी योगदान आता है, उसे जो संभावित उपयोग है, उसको रोकें। उसके लिए जो निरीक्षण तंत्र है, उसको मजबूत करें, यानी कि निगरानी को अपनी बढ़ाएँ। जो एनजीओज़ हैं, जो वैलिड एनजीओज़ हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनकी जो वित्त पोषण तक पहुँच है, उसको बढ़ाना चाहिए। उसके लिए जो एफसीआरए का जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको सरल और तेज़ करना चाहिए, ताकि जो वैलिड एनजीओज़ हैं, वो इसमें शामिल हो पाएँ और अपना काम ढंग से कर पाएँ। और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत और उनका विनियमन जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें जो राजनीतिक प्रभाव है ना पड़े, उससे वो मुक्त रहें और वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित रहें एनजीओज़। और जो गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओज़ हैं, उनका जो विदेशी धन है उसका जो इस्तेमाल होता है, उसका स्पष्ट और विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करना हो, उसके लिए एनजीओज़ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और उसका जो उद्देश्य है, एनजीओ का जो उद्देश्य है, जो लाभार्थी हैं, उनको स्पष्ट रूप से खुलासा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि आपका जो टारगेटेड है, ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये आप एक रिपोर्ट बना करके अच्छे से रिपोर्ट बना करके पेश करें। तो ये था आगे की राह इससे रिलेटेड। और इससे संभावित जो प्रश्न है वो है विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम और इसके महत्व पर चर्चा करते हुए विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 के प्रावधान बताएं। तो ये हमारा इकॉनमी का लास्ट टॉपिक था दिसंबर का और ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला सब्जेक्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की कि मैं अच्छे से समझा पाऊँ।